दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटी का क्लास 7th का कंप्लीट निचोड़। जो आपकी अपडेटेड पुस्तकें हैं 2023-24 की, उसी के हिसाब से हम आपको कंप्लीट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बताएंगे। सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस से अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, क्योंकि सीटेट के जो क्वेश्चंस बनते हैं फैक्ट वाले और कुछ क्वेश्चन पेडागोजी वाले वो एनसीईआरटी बेस्ड ही बनते हैं। क्योंकि आप सीटेट क्वालिफाई करने के बाद किसी भी स्टेट में टीचिंग में जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 6, 7, 8 का सोशल साइंस ही पढ़ाना होता है, इसलिए इन किताबों को आपको पढ़ना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है, टोटल 8 चैप्टर हैं आई थिंक इसमें, तो टोटल 8 चैप्टर का ये कंप्लीट वीडियो होगा। लगभग 40 मिनट का ये वीडियो बनेगा और इसमें कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप कॉपी पेन लेकर के बैठे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट भी करते चलें। आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला पेज है इसका, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम स्किप करते हैं। आपकी परीक्षा में जहाँ से प्रश्न बन सकता है वही हम आपको बताएंगे। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने के चांसेस हैं और पूछे भी गए हैं। कहा जा रहा है कि सरकार ने कदम उठाया है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है, सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। प्रश्न बनेगा कि जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है सरकारी स्कूलों में, इसकी शुरुआत कब से हुई, सबसे पहले किस राज्य से हुई। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ऑप्शन में दे देगा गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तमिलनाडु राज्य से प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। अब आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है 4 ऑप्शन दे करके कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्याह्न भोजन योजना का लाभ है या फिर लाभ नहीं है। तो यहाँ पर या फिर ऐसे पूछ सकता है कि इसके क्या परिणाम हुए। तो सकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना, नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू किया। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ देखते हैं कि और क्या इस पेज में कुछ है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है आपको रोजा पार्क्स के बारे में। रोजा पार्क्स कौन है, तो ये एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था। उस दिन के इनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर के एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो क्या कहलाया, नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा, मतलब किसके विरोध पर या किसके इनकार पर इस आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसको यहाँ पर रोजा पार्क्स नाम है इनका। और ये कहाँ की थी, ये एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। हुआ ये कि दिन भर का काम करने के बाद बस में बैठी और उन्होंने गोरे व्यक्ति को एक सीट देने से मना कर दिया। उसी के बाद से यहाँ पर एक आंदोलन प्रारंभ हुआ जो क्या कहलाया, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। उस पेज में उतना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में दिया गया है, ये पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। यानी राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर, जैसे दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश पूर्णतः या भागतः, भागतः का मतलब एक पार्ट, हिस्सा, राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, मतलब इन आधार पर किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा। और ये किस में कहा गया है,
आर्टिकल 15 संविधान के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी शब्दों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं देख लीजिएगा क्या कहा जा रहा है। हालांकि ये कोई नई चीज़ें नहीं है, बस ये आप देख लीजिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? यह लोकतंत्री समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष एवं उससे अधिक नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि आपने पढ़ा होगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ठीक है, तो ये कब आया? 2016 में। इसके अनुसार सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी बच्चे सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए ताकि विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। देखिए स्कूल कई बार क्या होता है, फर्स्ट या सेकंड मतलब कई फ्लोर में होते हैं, तो वहाँ पर ये जो विकलांग बच्चे होते हैं उनकी जो साइकिल होती है इस तरीके से वो मतलब आराम से चढ़ करके ऊपर जा सके, इसके लिए ये कहा जा रहा है कि ढलान बनाए जाने चाहिए ताकि ये इनकी जो भी साइकिल वगैरह जो भी इनके लिए सरकार या स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराया जाए उसका सही तरीके से उपयोग हो पाए। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। दूसरा अध्याय है यहाँ पर स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आइए देखते हैं यहाँ से आपकी परीक्षा के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो पहले और दूसरे पेज में ऐसा कुछ नहीं है जो आप आंसर न कर पाएँ। स्वास्थ्य के बारे में आप जानते ही होंगे। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर डेटा देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय, तो प्रश्न बन सकता है निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं? तो पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैनात किए जाते हैं। लगभग कितने? तो 30,000 लगभग हर वर्ष इससे अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। आगे डेटा ये भी कहा जा रहा है कि पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। ये भी कहा जा रहा है कि भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर बीमारियों का डेटा दिया गया है कि हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारी बीमारियाँ पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती हैं। कितने प्रतिशत बीमारियाँ जल जनित होती हैं? तो ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन दे देगा कि 21%, 35%, 45%। तो आपको ध्यान रखना है 21% जो बीमारियां होती हैं वो जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत में समस्त बच्चों में से आधों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मर जाते हैं। तो ये भी डेटा आपको ध्यान रखना है। टीबी से कितने? 5 लाख लोग। और जल जनित कितने प्रतिशत रोग होते हैं? तो 21%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में प्रायः देखा जाता है कि यहाँ पर भी कुछ खास ऐसा नहीं है जिससे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाए। देखते हैं, सरकारी अस्पताल की यहाँ पर स्थिति दिखाई गई है। इलाज का खर्च दिखाया गया है कि प्राइवेट अस्पताल में कितना खर्चा होता है और कितनी अच्छी सुविधाएं होती हैं, और सरकारी स्कूल में पैसा तो नहीं खर्च होता लेकिन सुविधाएं बदतर हैं। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न बन सकता है कि हम सरकार को टैक्स क्यों दें? हालांकि पिछले कक्षा 6 की किताब में भी इन पॉइंट्स को हमने आपको बताया था। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों का फायदा होता है। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक आदि यहाँ पर दिया गया है। कोई ऐसा फैक्ट डेटा नहीं है जिसका आंसर आप ना कर पाएँ। ठीक है, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक निजी और एक सार्वजनिक, यानी एक गवर्नमेंट वाली सेवाएं और एक निजी प्राइवेट। तो ये भी आप आराम से प्रश्न देख करके कर लेंगे। जरूरी ये है आपके लिए पढ़ना जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। अब देखिएगा, यहाँ पर केरल के बारे में दिया गया है जिससे प्रश्न बन सकता है। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को
योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती है। तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किस राज्य की सरकार के द्वारा 1996 में 40% जो बजट है पूरे बजट का वो पंचायतों को दिया गया। तो 1996 में केरल सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। आइए देख लेते हैं कोस्टारिका क्या है। तो कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जा सकता है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश कौन सा है, तो कोस्टारिका है। इसका मुख्य कारण उसके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे, इसलिए उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए वे अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान रखती है। तो कारण भी पूछ सकता है कि कोस्टारिका जो है ये मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है, यहाँ पर ऐसा निर्णय क्यों लिया गया कि सेना पर जो खर्च है वो नहीं किया जाएगा, यानी सेना नहीं रखी जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं सुविधाएं देती है, पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास आदि। ठीक है, तो कोस्टारिका के बारे में आपने इतनी चीज़ें जानी और इस चैप्टर में कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का कर्तव्य किसका है, राज्य का कर्तव्य है। बाकी आप सार्वजनिक का मतलब जानते होंगे, निजी का मतलब जानते होंगे, चिकित्सा पर्यटक का मतलब भी आप जानते होंगे। ओपीडी का मतलब क्या होता है, ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। वो छोटी चीज़ है, आपने देखी भी होगी, लेकिन शायद कुछ ही लोगों को फुल फॉर्म पता होगा। ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्य रोगी विभाग। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अध्याय 3 की तरफ। ये किताबें लेटेस्ट हैं 23-24 के लिए, यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेगा। जितने लोग वीडियो देखते हैं सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय 3 की। चैप्टर का नाम है राज्य शासन कैसे करते हैं। तो राज्यों के शासन चलाने में किसकी भूमिका होती है और विधायक क्या होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में अच्छे से दिया गया है। आप देख सकते हैं विधायक कौन होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा विधानसभा के सदस्य को विधायक और एमएलए कहा जाता है। एमएलए का फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछ सकता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसका संक्षिप्त नाम होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पता होगा कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। जैसे यहाँ पर मानचित्र में हिमाचल प्रदेश के बारे में दर्शाया गया है। 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दल से होते हैं। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बनता है इसको लेकर के भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। देखिए आधे से अधिक, जैसे 200 सीटें हैं किसी राज्य में, 200 निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर जिसकी सीटें 101 आ जाएंगी वो बहुमत माना जाएगा, आधे से अधिक। ठीक है, और बाकी जो बचते हैं अन्य सबको विरोधी या विपक्ष कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में दिया गया, तो डायरेक्ट आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इससे आपकी प्रश्न नहीं बनेगा डायरेक्टली। देखिए आगे ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनता है, तो ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है
कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों, विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं, चर्चा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछता है कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, ऑप्शन में राज्यपाल भी होगा, मुख्यमंत्री भी होगा, और कहीं कहीं प्रधानमंत्री भी ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे पूछे राज्य का प्रमुख कौन होता है तो राज्यपाल होता है। अब राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में आगे कहा जा रहा है कि उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। अपने राज्य के राज्यपाल का नाम पता कीजिए। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर के बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे किसी राज्य की अगर हम विधानसभा की बात करें तो 200 सीटें हैं और यहाँ पर 3 पार्टी हैं, 70 उम्मीदवार किसी ने खड़ा किए हैं, किसी ने 80 खड़ा किए हैं और किसी ने 50 उम्मीदवार खड़ा किए हैं। अब आधे से अधिक के लिए यहाँ पर सीटें चाहिए 101। ठीक है, अब 101 सीटें किसी भी पार्टी की नहीं होंगी क्योंकि उन्होंने उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये हो जाता है, या तो ये 2 लोग मिलकर के सरकार बना लें या तो ये 2 पार्टियां मिलकर के सरकार बना लें। ठीक है, यहाँ पर भी पार्टी, लोग का मतलब पार्टी ही है यहाँ पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले पेज पर देखते हैं विधानसभा में बहस के बारे में दिया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जो भी मुद्दे होते हैं, ज्वलंत मुद्दे, उन सबको विधायक अपनी अपनी क्षेत्र से ला करके विधानसभा में बातों को रखते हैं और उस पर चर्चा होती है। शासन की कार्यप्रणाली की अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए। कहानी के रूप में चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पर है लेकिन इसको आप जानते होंगे, देख लीजिए थोड़ा सा। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। तो सरकार ऑप्शन देकर के आपसे पूछ सकता है कि सरकार का मतलब क्या है। तो सरकार का मतलब शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। ठीक है, विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा कि कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे देखते हैं क्या दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, हैजा नियंत्रण के लिए यहाँ पर उपाय दिए गए हैं। क्वेश्चन, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे प्रश्न आपकी परीक्षा में आए। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, लोकतंत्र के बारे में कहा जा रहा है। लोकतंत्र में विधायकों यानी एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है या फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये सब चीज़ें आप बेसिक हैं, जानते होंगे। जो फैक्चुअल डेटा है उससे प्रश्न बन सकता है, वही यहाँ पर आपको विशेष तौर पर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं दिया गया है, ये देख लीजिएगा। सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में वॉलपेपर केंद्रीय विद्यालय का यहाँ पर दर्शाया गया है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। बहुमत आपको हमने बता ही दिया है, आधे से अधिक विरोधी पक्ष का मतलब आप जान ही चुके हैं। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ऐसा निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सब मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। चलिए, यूनिट 3 है और इसका चैप्टर नंबर 4 है, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो पहले पेज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे पेज में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहली यहाँ पर कह सकते हैं पहली लाइन में ही, सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। तो सामोआ जो द्वीप है ये किसका भाग है, प्रशांत महासागर के दक्षिण में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि सामोआ द्वीप किससे संबंधित है, किस महासागर से संबंधित है। तो प्रशांत महासागर के दक्षिण में छोटे छोटे द्वीपों के समूहों का एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। बस इसमें इतना ही है और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए यहाँ पर 1960 का एक आलेख दिया गया है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर का। यहाँ से भी कुछ ऐसा नहीं जिससे आपसे प्रश्न पूछा जा सके, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कहानी दी गई है कि कैसे क्या घरेलू काम का क्या महत्व था, घर पर
कार्य करने वाले के जीवन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। महिलाओं का काम और समानता के बारे में दिया गया है। ठीक है, पूरी यहाँ पर सांख्यिकी दी गई है कि हरियाणा में स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे कितने निर्धारित थे, तो 23, तमिलनाडु में 19, सप्ताह की बात करें 30-35, ये 1998-99 की तालिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कहा जा रहा है कि पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। ठीक है, और देखते हैं, इसमें भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अस्मिता का मतलब पहचान, दोहरा बोझ का मतलब 2 गुना वजन, देखभाल आप जानते ही हैं, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 5 है यहाँ पर, औरतों ने बदली दुनिया। पहले पेज में ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं खेतों में काम करती हैं? तो एनसीईआरटी की कक्षा 7 की किताब के हिसाब से 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके कामों में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई आदि शामिल है। ठीक है, लेकिन हम जब किसान के बारे में सोचते हैं तो मन में हमारे एक पुरुष ही आता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर रूढ़ियों के बारे में दिया गया है कि रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। 2-3 प्रश्न बन सकते हैं कि लक्ष्मी लाकरा का संबंध किससे है, तो आपका आंसर क्या जाएगा कि ये एक उत्तरी रेलवे की महिला इंजन चालक हैं। लक्ष्मी लाकरा का संबंध किस राज्य से है? झारखंड से। किस परिवार से, किस समुदाय से आती हैं? तो आदिवासी परिवार, इनकी एज क्या है? 27 वर्ष। नाम क्या है? लक्ष्मी लाकरा। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों, अन्य जिम्मेदारियों में हाथ बटाती रहीं। उसने मन लगाकर के सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं पूछने वाला है। यहाँ पर इनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई है किताब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। सिर्फ वही चीज़ें आपको देखनी है। समय आपके पास कम है, कम समय में आपको बेहतरीन चीज़ें पढ़नी है। चलिए, अब रमाबाई के बारे में दिया गया है। रमाबाई अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। तो बन सकता है प्रश्न यहाँ से कि रमाबाई के बारे में कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य है। दे देगा कि ये स्कूल गई और इन्होंने पढ़ना लिखना कैसे सीखा, कई सारे ऑप्शन। और यहाँ पर एक प्रश्न आपसे दे देगा कि उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई। इस संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो आप पढ़े होंगे, समझे होंगे, तभी आप उत्तर कर पाएंगे। क्योंकि ये संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। उस समय के लिए संस्कृत पढ़ना औरतों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी, इसलिए इनको पंडिता की उपाधि दी गई। ठीक है, और उस समय औरतों को यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। 1898 में पुणे के पास एक खेड़गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापाखाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थीं, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती हैं। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापाखाना दिख रहा है। रमाबाई का मिशन जो है अभी भी चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर छपा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है, इसको भी आप देख लीजिएगा।
आइए हम रास सुंदरी का अनुभव पढ़ें जो 200 वर्ष पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रास सुंदरी के बारे में दे दे, ये जो पायलट अभी इनके बारे में मैंने आपको बताया था, ये झारखंड से हैं, इनका एक ऑप्शन दे दे। नाम क्या था इनका? इनका नाम झारखंड के एक परिवार से थी, इनका नाम था लक्ष्मी लाकरा। तो प्रश्न दे देगा कि लक्ष्मी लाकरा का संबंध कहाँ से है, किस राज्य से है? तो झारखंड। एक यहाँ से पॉइंट उठा लेगा कि रास सुंदरी किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये पूर्वी पश्चिम बंगाल। ठीक है। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक जो है आमार जीबोन, तो पुस्तक का नाम पूछ सकता है, किसकी आत्मकथा है ये भी पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। रास सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वो पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपना शादी के बाद बहुत समय स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। तो रास सुंदरी के बारे में आपने क्या जाना? इनका संबंध पूर्व पश्चिमी बंगाल से है और इनकी एक आत्मकथा जो कि किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में। बहुत आराम से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला दे देगा कि रास सुंदरी का जन्म झारखंड में हुआ। दूसरा दे देगा कि इन्होंने 60 वर्ष की अवस्था में बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। तीसरा दे देगा कि इनकी पुस्तक को किसने लिखा, इनकी पुस्तक का नाम दे देगा। तो आपको यहाँ पर पता करना होगा कि कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन गलत है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन का नेचर क्या है। तो इन पॉइंट्स को आप जब पढ़े होंगे, याद किए होंगे, तो आप आराम से सही प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। एक और यहाँ पर है रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड। रुकैया सखावत हुसैन की बात करें तो ये एक धनी परिवार में पैदा हुई थी। इनके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि इन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से इनको रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। प्रश्न बन सकता है कि रुकैया सखावत हुसैन कौन? तो ये एक आगे जाकर के लेखिका बनी। 1905 में जब ये केवल 25 वर्ष की थीं तो अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी। इस कहानी का शीर्षक जरूर आपको देखना है, सुल्ताना का स्वप्न इस कहानी का शीर्षक था। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडी लैंड नाम की जगह पर पहुंचती है। लेडी लैंड क्या है? तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि लेडी लैंड क्या है। यहाँ पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने, आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में कभी महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसा कि आपने देखा, ये भी चलिए देख ही लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थीं जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं थी, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरना उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि रुकैया ने 1910 में स्कूल कहाँ खोला? कोलकाता में। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें या फिर नहीं। ठीक है, अब इसमें इस पेज में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर शॉर्ट में जो चीज़ें दी गई हैं एक बार देख लेते हैं। रास सुंदरी और रुकैया हुसैन जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है। अब यहाँ पर वर्तमान समय में शिक्षा के बारे में दिया गया है। जनगणना कितने साल पे होती है ये भी यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में कितने वर्षों के बाद या कितने वर्षों पर जनगणना होती है। तो आपको ऑप्शन दे देगा 10 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष। हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों
के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम। इस जानकारी के इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 यहाँ से प्रश्न बनेगा। 1961 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष एवं उससे अधिक का ही काउंट होता है, तो 40% शिक्षित था। इसकी तुलना में लड़कियों का स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। ठीक है, ये यहाँ पर डेटा निकला है 1961 का। फिर क्या हुआ, 2011 में जब जनगणना हुई तो यहाँ पर ये संख्या बढ़कर के लड़कों और पुरुषों की ये संख्या बढ़कर के 82% हो गई। शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65% हो गई। इसका आशय हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं, जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ। यहाँ पर ड्रॉप आउट वगैरह डेटा दिया है 1 से 5 का और 6 से 8 का, 9 से 10 का, लड़के और सब लड़कियाँ योग फिर दिया है। ठीक है, ये एक डेटा निकल करके आया है कि किस तरीके से बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। जनगणना के आधार पर पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान कब शुरू हुआ, तो 2014 में शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, कब शुरू हुआ, 2014 में। महिला आंदोलन की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे आपका प्रश्न बने। आइए देखते हैं अभियान। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। तो कब बना, 2006 में। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियान के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए। एक और उदाहरण देखिएगा, 1980 के दशक में देश भर की महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये आवाज़ कब उठाई गई ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, 1980 के दशक में। ठीक है, सत्यारानी महिला आंदोलनों की एक सक्रिय सदस्य दहेज के लिए मार दी गई। अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है, यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जागरूकता बढ़ाना, तो नुक्कड़ और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। विरोध करना, फिर आगे कहा जा रहा है यहाँ पर बंधुत्व व्यक्त करना, एकता दिखाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट था आपने पढ़ लिया है। चैप्टर नंबर 6 है संचार माध्यमों को समझना। देखते हैं इस पेज में क्या इम्पोर्टेंट है, तो सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि मीडिया। ठीक है, मीडिया का मतलब आप क्या समझते हैं। देखिए, रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट, ये जो शब्द हैं इनका एक कॉमन शब्द मतलब एक संयुक्त रूप से एक शब्द प्रयोग किया जाता है, मीडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ से प्रश्न बन सकता है। संचार माध्यम और तकनीकी के बारे में दिया गया है। चित्रकार की नज़र में बाइबल के पन्ने पर ये फोटो लगी हुई है इनकी, तो यहाँ पर कोई ऐसा फैक्चुअल डेटा नहीं है। संचार, हाँ यहाँ पर एक डेटा आपको मिल रहा है, देखिए नोट डाउन करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। तो प्रश्न बन सकता है कि पत्रकारिता में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कब आया, 1940 के दशक में। आगे देखिएगा, यह यंत्र टेलीवाइजर है, टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। आप अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बर्ड। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप क्या है, टेलीवाइजर। इसके आविष्कारक जॉन एल बर्ड। चलिए और देखते हैं यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पर बेसिक चीज़ें दी गई हैं जो आप जानते हैं, किस तरीके से टीवी चलती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इंडिया डेली की रिपोर्ट है। मतलब जब ये
टाइप वाला काम होने लगा था तो इस तरीके से खबरें छप करके आने लगी थी। ये देखिए सेंसरशिप क्या होता है। तथ्य तो ये है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं, इसके मुख्यतः दो कारण है। पहला कारण सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सेंसरशिप क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा तो ध्यान रखिएगा। सेंसरशिप का मतलब ये है कि जब कहीं ना कहीं किसी फिल्म के किसी दृश्य को या किसी खबर को जब सरकार जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। 1975 से 1970 के समय आपातकाल था, तब सेंसरशिप लगी थी। यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरा ऐसा नहीं करती। सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल अधिकांश, आगे कहाँ गया, अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कई कारण यहाँ पर दिए गए हैं। मसौदा तैयार किया जाना, ये दिया गया है। आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे भी ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। स्थानीय संचार माध्यम दिया गया है न्यूज़पेपर के बारे में। और देखते हैं सामाजिक विज्ञापन के बारे में दिया गया है। जैसे आप न्यूज़पेपर लेते हैं तो वहाँ पर विज्ञापन होता है। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, इसी को सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। चैप्टर नंबर 7 है हमारे आसपास के बाजार। तो बाजार में हमारे क्या क्या चीज़ें देखने की मिलती हैं, इसके बारे में यहाँ पर नाम दिया गया है। साप्ताहिक बाजार क्या होता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। साप्ताहिक बाजार का मतलब सप्ताह के किसी एक दिन ये निश्चित लगता है। साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली दुकान पक्की दुकानें नहीं होती हैं। दिन में अपनी दुकान लगाते हैं और शाम को समेट लेते हैं। ऐसा आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में बुध बाजार, मंगल बाजार, इस तरीके से बाजारें लगती हैं। इसमें भी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। अंजल मॉल एक 5 मंजिल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। देखते हैं कहाँ से प्रश्न। वैसे हम एक बार इसको पढ़ चुके हैं तब ये वीडियो बना रहे हैं, बट फिर भी एक बार नज़र डाल रहे हैं ताकि कहीं से कुछ छूटने ना पाए। कहानी वाला आपको पढ़ाने से क्या मतलब है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वही आपके लिए करनी चाहिए। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। साप्ताहिक बाजार, मॉल, थोक बाज़ारों की श्रृंखला, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। बेसिक चीज़ें हैं, थोक बाज़ार, फुटकर बाज़ार, बाज़ारों की श्रृंखला, कॉम्प्लेक्स और माल, ये सब चीज़ें आप जानते ही हैं। तो इसके बारे में कुछ नहीं है इसमें इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अंतिम चैप्टर है इस किताब का, चैप्टर नंबर 8 है बाजार में एक कमीज। इस अध्याय में हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से है। तो ये समझ गए, आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने को मिलेंगी वो कपास के बारे में मिलेंगी। आइए देखते हैं कपास क्या है। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है। देखिए प्रश्न बन सकता है कि कुरनूल किससे संबंधित है, कहाँ का ये एक गांव है, तो ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक रहे हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी, डोडे क्या होता है, जिनमें रुई भरी हो, ठीक है। डोडे पक जाते हैं फिर रुई बाहर निकलने लगती है, इस तरीके से। यहाँ पर देखिएगा, इसको आप डोडा कह सकते हैं। ये फूटने पे ये रुई दिख रही है, ठीक है। जब बंद होता है तो वो डोडा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा है कि एक साथ चटक कर नहीं खुलते, इसलिए रुई की फसल को इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक निश्चित फिक्स टाइम पर सारे डोडे चटक जाएं, खुलते रहते हैं धीरे धीरे और रुई धीरे धीरे निकालते रहते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये पूछा जा सकता है कि रुई में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर आंसर के रूप में दिया गया है इस रुई को उगाने में 4 महीने। तो प्रश्न बन सकता है 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, कितना समय लगता है। तो रुई को उगाने में 4 महीने की जोड़ तोड़
मतलब जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। व्यापारी स्वप्ना, इनके बीच में बातचीत दी गई है। ठीक है, तमिलनाडु में आपसे ये बन सकता है कि इरोड का कपड़ा बाजार किससे संबंधित है। तो तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसमें, कुछ है ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, अगर आप इस पीडीएफ का पूरा समरी लेना चाहते हैं पेड नोट्स के रूप में, हमारे पास लगभग 350 पेज का समरी नोट्स तैयार है, जिसमें सिर्फ समरी लिखी गई है। जो हम आपको शॉर्ट आउट करके बता रहे हैं वो लिखी गई है। व्हाट्सएप नंबर 88 58 52 57 58 पर आप व्हाट्सएप करके उस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। 358 पेज का है, उसमें सभी चैप्टर की समरी दी गई है। चलिए, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कमीज के बारे में दिया गया है, कीमत वगैरह दी गई है, मजदूरों का भुगतान दिया गया है, लेकिन इसमें से ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपका प्रश्न बन सके। बाजार और समानता दी गई है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है, साथ ही साथ ये बुक भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा वन डे एग्जाम स्टडी को। यहाँ पर ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है एनसीईआरटी की, उसका यहाँ पर पूरा प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट यहीं पर बन करके आ रही है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।